Hello everyone. So today we are going to solve this question from linear algebra. और इस क्वेश्चन में हमें एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है और हमें बताना है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ m एंड k द सिस्टम इज कंसिस्टेंट. ठीक है, MSQ टाइप का क्वेश्चन है, तो मोर देन वन आंसर इसके करेक्ट हो सकते हैं. सो लेट्स ट्राई टू सोल्व दिस. अब इसमें हमें जो याद रखने का सबसे पहले है कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट कब होता है, जो लीनियर सिस्टम हमें गिवन है. और कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंट मतलब जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं. ठीक है, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या वन सॉल्यूशन है, बट देयर इज ए सॉल्यूशन. और अगर देयर इज नो सॉल्यूशन तब सिस्टम होता है इनकंसिस्टेंट. ठीक है, तो अगर रैंक ऑफ ए बराबर हो रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी के, तब होता है कंसिस्टेंट. ठीक है, और जब रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल हो रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी मैट्रिक्स के, तब होता है इनकंसिस्टेंट. ठीक है, और फिर इसमें दो केसेस बनते हैं कि अगर ये इक्वल होने के साथ साथ नंबर ऑफ वेरिएबल्स के भी इक्वल हो जाए तब बनता है यूनिक सॉल्यूशन. और अगर इक्वल तो हो बट नॉट इक्वल टू हो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, जैसे कि यहाँ 3 वेरिएबल है, तो उस केस में होता है इनफाइनाइटली सॉल्यूशन. ठीक है, सो अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में सबसे पहले लिख लेते हैं. मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो इस टाइप से हम लिख पाएंगे ए एक्स इक्वल्स टू बी वेयर ए इज दिस बी इज दिस. ठीक है, और ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स ये बन जाएगी. अब ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स को हम रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि हम ये रैंक फाइंड कर सकें और फिर देख सकें कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. तो रो एक्लन में करने के लिए देखो, सबसे पहले तो इसको जीरो करेंगे R2 माइनस R1 करके, फिर इसको जीरो करेंगे R3 माइनस R1 करके, फिर इसको जीरो करेंगे R3 माइनस R2 करके, तो फाइनली ये मैट्रिक्स बन जाएगी. दिस इज इन द रो एक्लन फॉर्म. अब इसमें वन बाय वन हम हर एक ऑप्शन को देख लेंगे कि कब ये कंडीशंस जो हैं जो गिवन है वो सेटिस्फाई हो रही है. ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं ए में बोल रहा है एम नॉट इक्वल्स टू 4. अब देखो, अगर एम नॉट इक्वल्स टू 4 है तो इसका मतलब ये क्वांटिटी क्या हो गई? नॉन जीरो हो गई. ये नॉन जीरो हो गई, और ये नॉन जीरो होगी, इसका मतलब ए का रैंक क्या हो गया? एक सॉरी ए का रैंक हो गया 3, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 3 हो गए. और जब ए का रैंक 3 हो गया तो ए ऑगमेंटेड बी का रैंक भी 3 हो जाएगा, क्योंकि उसकी क्या कहते हैं, अब ये कुछ भी हो, है ना, ये जीरो हो है या नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में वो भी 3 ही है. तो इसलिए रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी का रैंक भी 3 आ जाएगा, और ये बराबर हो गए, इसका मतलब कंसिस्टेंट है. इस केस में कंसिस्टेंट है. और अब नंबर ऑफ वेरिएबल भी 3 थे, तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन भी यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा अगर एम नॉट इक्वल टू 4 है तो. ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं. सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि k नॉट इक्वल्स टू 5. अब k नॉट इक्वल्स टू 5 में क्या हुआ कि ये चीज़ नॉन जीरो हो गई. ठीक है, अब ये नॉन जीरो हो गया, लेकिन हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते. ठीक है, देखो ये जो है ये नॉन जीरो हो गया, तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी जो है वो तो 3 हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में वो 3 है. लेकिन अब इसके बारे में तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, ये जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. तो हम श्योरिटी से नहीं बोल सकते कि सिस्टम कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा. ठीक है, तो इस खाली इसके लिए वी आर नॉट श्योर, सो वी कैन नॉट से कि कंसिस्टेंट होगा. ठीक है, अब सी ऑप्शन देख लेते हैं. सी ऑप्शन बोल रहा है m इक्वल्स टू 4. अब m इक्वल्स टू 4 हो गया तो ये जीरो हो गया. ठीक है, तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए कितना हो गया? 2 हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन ए 2 रह जाएंगी, 2 हो गया रैंक. लेकिन अब इस पे डिपेंड कर रहा है कि ऑगमेंटेड का रैंक क्या होगा. अगर ये जीरो है तो 2 हो जाएगा, अगर ये नॉन जीरो है तो फिर 3 हो जाएगा. तो यानी यहाँ पे भी हम श्योरिटी से नहीं बोल सकते कि क्या ये इक्वल होंगे या नहीं होंगे. वी कैन नॉट से, बिकॉज के की वैल्यू पे डिपेंड कर गया और के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. तो इसलिए खाली m इक्वल्स टू 4 से भी हम नहीं बोल सकते कि कंसिस्टेंट होगा. ठीक है, नाउ लास्ट ऑप्शन जो है वो कह रहा है कि k इक्वल्स टू 5 हो जाए. अगर अब देखो, अगर k इक्वल्स टू 5 हो जाए तो ये तो हो गया जीरो. ठीक है, अब m के पास दो चॉइस है, या तो m इक्वल्स टू 4 हो जाए. अगर m इक्वल्स टू 4 हो गया
तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो इसका मतलब दोनों का रैंक वो हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि अगर m इक्वल्स टू 4 हो गया तो यहाँ जीरो हो जाएगा, तो इसका क्या मतलब हुआ, नंबर ऑफ नॉन जीरो 2 रह जाएंगी, और ओवरऑल में भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2 रह जाएंगी, क्योंकि ये ऑलरेडी जीरो है बिकॉज k इज 5। तो उस केस में इक्वल हो जाएगा, मतलब कंसिस्टेंट हो जाएगा। और अगर m नॉट इक्वल्स टू 4 हो, तो m नॉट इक्वल्स टू 4 हो तो फिर a का रैंक 3 हो जाएगा, क्योंकि ये नॉन जीरो हो जाएगा, है ना। तो a का रैंक 3 हो जाएगा, और a का रैंक 3 हो गया तो a ऑगमेंटेड का रैंक भी 3 हो जाएगा, बिकॉज उसमें भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो है वो 3 हो जाएंगे। तो अगर k 5 है तो m इक्वल टू 4 हो या नॉट इक्वल टू 4 हो, दोनों ही केस में इन दोनों का रैंक बराबर आ रहा है, ठीक है। और इन दोनों का रैंक बराबर आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है, ठीक है। सो फाइनली वी कैन से दैट ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। सो इसमें इस टाइप का क्वेश्चन जैम में ऑलमोस्ट हर बार आता है, ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे। तो इसमें मतलब कि और एक ही इसमें फॉर्मूला लगता है कि बस तुम्हें रैंक देखना है कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, ये अगर तुम्हें पता है तो तुम इजीली बता सकते हो कि यूनिक सोल्यूशन होगा या नो सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, ये इजीली बता सकते हो, जो मैंने पहले ऑलरेडी फॉर्मूला लिखे थे उनका यूज़ करके, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।